अल्टरनेटिंग करंट, एसी। किया किसी ने पहले, हो गया तुम्हारा ये? बताइए एसी क्या होता है, कोई आइडिया? दीपक डिस्टरबेंस हो रही है मेरे को बहुत ज्यादा, इधर ध्यान दे ले। सबसे पहले इसमें रोड मैप देखिए क्या है। टॉपिक नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ एसी एंड डीसी। कॉन्सेप्ट ऑफ एसी एंड डीसी, एक इनके ग्राफ्स पढ़ेंगे हम, इनके मीनिंग पढ़ेंगे, प्लस देयर रिप्रेजेंटेशन, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी। इस पूरे चैप्टर की एक ही बेसिक पॉइंट है इधर, एसी अपने आप को टाइमली चेंज करता रहता है। आपने देखा होगा कि जो डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, और जो एसी का ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा 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 बनता है। इसका मीनिंग होता है कि ये अपने मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखता है, लेकिन डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करता रहता है। डायरेक्शन को क्या करता रहता है? चेंज। बताऊंगा कैसे, लेकिन अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं है। क्या इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है? यस। ये होता है डीसी, ये होता है एसी। अब मुझे बताइए, अगर कोई चीज पीरियोडिकली चेंज हो रही है, उसकी वैल्यू बता सकते हो तुम? कभी नहीं। क्या निकालनी पड़ती है? एवरेज। क्या निकालनी पड़ती है? एवरेज, मीन वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो एसी आप पढ़ रहे हो, इस एसी में ना दो सिग्नल आते हैं, सिग्नल्स। आप इसको बोलिए एसी सिग्नल्स। तो एसी सिग्नल में करंट भी आता है और वोल्टेज भी आती। सही है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास ना सारे जुगाड़ हैं। मेरे पास प्रोजेक्टर भी है, मैं यहाँ पे तुम्हें सारी चीजें दिखा भी सकता हूँ, तुम्हें प्रिंटेड नोट्स भी दे सकता हूँ। यहाँ लिखने का कारण सिर्फ एक है, ताकि आप भी लिखें और प्रैक्टिस हो। समझ गए? जितने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे उतना बेटर सब्जेक्ट होता चला जाता है। ये ऐसे सब्जेक्ट कभी भी देखने से नहीं आते हैं, करने से आते हैं। और ध्यान रखना मेडिकल स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मैथ्स है, और उस मैथ्स में भी सिर्फ इंटीग्रेशन, साइन और कोस, साइन और कोस का इंटीग्रेशन अभी सिखाऊंगा साइड में। तो एक तो एसी डीसी का कॉन्सेप्ट समझना है, क्या होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी, यहाँ पे पहले क्या होता था, कुछ ऐसा देखते थे। कौन है ये? बैटरी। बैटरी किसका सोर्स होती है? डायरेक्ट करंट का, डीसी का, सोर्स ऑफ डीसी। लेकिन अब इसको रिप्लेस कर देंगे हम हर बार क्या दिखाएंगे, कुछ ऐसा करके ऐसा सिंबल दिखाएंगे। ये सिंबल किसका होता है? एसी का। तो एक ये चेंज है हमारा यहाँ पे आई होता था, यहाँ आई नहीं होता है। यहाँ पे जो आई होता है वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ ई कौन है? वोल्टेज। ये है ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ये सारी चीजें एसएचएम में भी ऐसी ऐसी आई थी? एसएचएम में भी ऐसी ऐसी नोटेशन आया करती थी, है ना? मैंने अभी क्या बोला बेटा, ध्यान से प्लीज। पहला जो ये 15-20 मिनट है ना एक लेक्चर की, ये जरूर ढंग से सुना क्यों। यहाँ पे इतना कुछ क्लियर हो जाता है पूरे चैप्टर का, पूरे चैप्टर पे नहीं पढ़ोगे ना इतना, यहाँ पढ़ लोगे। कनेक्टिविटी समझ में आ जाएगी, कहाँ से कैसे कैसे चैप्टर चल रहा है, कैसे कनेक्ट हो रहा है। ईज में रहोगे पूरे चैप्टर में, और अब भूल गए फिर सारा चैप्टर ऐसे रहेगा, पता नहीं कहाँ क्या चल रहा है। सो यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी, बोलो ये साइन आ गया। अगर मैं इस आई का और टी का ग्राफ बनाने लग जाऊं तो साइन का ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। इसमें भी किसका ग्राफ बनेगा? ये कौन है? वोल्टेज। ये कौन सा करंट है? एसी करंट। ये कौन सी वोल्टेज है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज। सही है। तो इनकी इनकी शक्ल कैसी होती है? ऐसी होती है। आई की शक्ल ऐसी होती है, ध्यान से देख लो। अभी ये बैटरी कहीं पर भी नहीं दिखेगी तुम्हारे को। क्या दिखेगा? ये क्या देगा? ऐसा करंट देगा। इसकी शक्ल कैसी है? ऐसी है। इसमें साइन आ रहा है। साइन का मतलब वो फंक्शन जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और वो भी कैसे? पीरियोडिकली। जो साइन का ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, बनता है। क्या ये अपने आप को किसी एक पीरियड के बाद रिपीट करने लग जाता है? पीरियोडिक फंक्शन। और हमारे जो सबसे मेन पीरियोडिक फंक्शन है वो हम अपने लेवल पे साइन को उसी पढ़ेंगे।
ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन साइन कॉस पढ़ेंगे। सेकंड, यहां पे आता है आई एवरेज। मैंने क्या बोला, यहां पे कौन से सिग्नल पढ़ने हैं? एक करंट और एक वोल्टेज। वोल्टेज वो किससे दिखाया? ई से। तो क्या आई एवरेज निकाली जाएगी? यस। एक निकाली जाएगी आई आरएमएस। आरएमएस को कैसे पढ़ते हैं? उल्टा, ऐसे पढ़ो, पहले स्क्वायर करो, फिर मीन करो, उसका रूट ले लो, ऐसे पढ़ते हैं इसको। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। उसके बाद ऐसे ही ई की क्या आएगी? एवरेज। और ई की क्या आएगी? आरएमएस। मुझे एक चीज समझाओ, क्या इस चैप्टर में तुम ये दोनों चीजें पढ़ रहे हो? क्या करंट स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर। वोल्टेज कैसी है? स्केलर। क्या कभी स्केलर क्वांटिटीज के बीच में फेज रिलेशन देखा है? एंगल का रिलेशन। 100 रुपए में 100 रुपए में रिलेशन बताओ, एंगल कितना? 100 रुपीज में 100 रुपीज में कोई एंगल है उनके बीच में? मतलब स्केलर क्वांटिटीज के बीच में कभी भी एंगल नहीं होता। क्यों? एंगल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन। जहां डायरेक्शन आएगी वहां एंगल आएगा। तो अगर मैं कहूं कि इसमें और इसमें क्या एंगल का रिलेशन है, वो आप कभी भी बता नहीं सकते। उसके लिए एक मेथडोलॉजी अडॉप्ट की गई। अब यहाँ ये थर्ड थर्ड देखो, 4 डेरिवेशन यहाँ आ गई। ये जो तीसरा टॉपिक है, यहाँ पे हम एक बार स्टे करेंगे। स्टे इन द सेंस, एक बार पहले इसको समझेंगे, फिर आगे चैप्टर चलेगा। इसका नाम होता है फेजर डायग्राम। अगर किसी ने एसएचएम ढंग से किया था, वहां पे फेजर के थ्रू एसएचएम करते हैं। एसएचएम के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन में फेजर थ्योरी आती है, जिससे सवाल बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फेजर डायग्राम आता है। इनको समझने के लिए ये लो, वन वर्ड। जो फेजर है ना, फेजर, ये होता है रोटेटिंग वेक्टर। रोटेटिंग वेक्टर क्या करता है? ये दो स्केलर्स के बीच में फेज रिलेशन देता है। फेज क्या होता है? फेज किसको दिखाते हैं? एंगल को। जैसे यहां साइन के अंदर एंगल कौन है? ये फेज है। क्या है ये? फेज। जैसे मैं कहूं यहां साइन ओमेगा टी, और मैं यहां लिख देता साइन ओमेगा टी प्लस 90, इसका मतलब ये 90 आगे हुआ ना। अगर यहां लिखता ओमेगा टी माइनस 90, तो ये 90 पीछे होता। इसका मतलब कोई ना कोई एंगल का रिलेशन दोनों के बीच में है। तो ये फेज रिलेशन है। रोटेटिंग वेक्टर क्या देता है? गिव्स रिलेशन बिटवीन, कौन सा रिलेशन? फेज रिलेशन। किसके बीच में? बिटवीन आई एंड वी। फिर बोल रहा हूं मैं, आई और वी दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, उनके बीच में फेज रिलेशन की बात करना बेवकूफी है। लेकिन हमें यहाँ पे नीड है। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू ऐसी आ रही है, हमें इनके बीच में एंगल का रिलेशन देखना है। तो उसके लिए कौन सी थ्योरी आई? फेजर। क्या होते हैं ये? घूमने वाले वेक्टर्स। मतलब ये ऐसे है, ये घूम सकता है, इधर चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। सो मैं आई और वी को क्या मानूंगा अब? करंट फेजर, वोल्टेज फेजर। तो क्या बन जाएगा? ये वेक्टर बन जाएगा। क्या वेक्टर बनते हैं इनके बीच में फेज रिलेशन बताना आसान है कि नहीं है? ये जब तक चैप्टर की थ्योरी की एसेंस नहीं समझोगे, रट्टे मारोगे। ये 4 डेरिवेशन यहां है। किसी भी एवरेज को कैसे निकाला जाता है अभी समझेंगे। ये हो गया 3, 4 आइए सुनिए। अब चौथे टॉपिक में आर सर्किट। किस किस को याद है? मैंने लास्ट के चैप्टर पढ़ाते हुए बोला था कि आर भी आ गया, सी भी आ गया, एल भी आ गया, फिर इकट्ठे आएंगे। मतलब रेजिस्टेंस भी आ गया, इंडक्टर भी आ गया, कैपेसिटर भी आ गया, अब तीनों आ रहे हैं। तो यहां क्या रहा नाम इसका? आर सर्किट। नेक्स्ट क्या है? एल सर्किट। नेक्स्ट क्या है? सी सर्किट। मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें कौन लगा हुआ है? एक रेजिस्टेंस। ये इंडक्टर कैसा होता है? कॉइल। कैपेसिटर 2 प्लेट। नेक्स्ट क्या आता है? एलसी आर सर्किट। सही है? ये देखो, जैसे ही तुम ये पढ़ोगे, आर सर्किट में क्या देखोगे? आई और वी का रिलेशन। यहां पे मतलब ये 4 टॉपिक बन गए। इन चारों टॉपिक में रिलेशन बिटवीन, कौन सा रिलेशन? फेज रिलेशन बिटवीन आई एंड वी, जिसको तुम क्या बोल रहे हो यहां पे? ई। ये देखना है। 4 डेरिवेशन ये हो गई। उसके बाद 5
इसमें आता है पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन, जैसे अगर तुम पंखे में कैपेसिटर लगा रहे हो तो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है? जीरो। पावर कंज्यूम कितनी कर रहा है? जीरो। तो ये पावर कंज्यूम, जैसे आर सर्किट, मैं अकेले आर की बात कर रहा हूं, अकेला आर सर्किट आएगा, क्या निकालोगे यहां पे? पावर। वहां क्या निकाला था? फेज रिलेशन। फिर से क्या आएगा? एल सर्किट। फिर आएगा सी सर्किट, और फिर क्या आएगा? एलसीआर सर्किट। सही है। चार चार डेफिनेशन, चार डेरिवेशन यहां फिर से आ रही। चार ये रही, चार ये रही, चार ये रही, 12। 12 डेरिवेशन में से कोई भी एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोल सकता है। सबसे खास बात, जो फॉर्मूले यहां निकल के आएंगे, क्वेश्चन में एक सिंगल ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे तुम्हें यह समझ में नहीं आएगा कि क्या दे रखा है। मतलब ऐसे कभी कंफ्यूज नहीं होगे तुम लोग गिवन डाटा में। आपको सीधा गिवन डाटा पता है, सीधा फॉर्मूला में पुट करना है, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दिमाग जितना लगना है यही लग जाएगा। समझ गए? इस चैप्टर की खास बात यही है, मैथमेटिक्स है, फॉर्मूले में सीधी वैल्यू पुट करनी है जाके और कैलकुलेशन करनी है। तीन तीन डिब्बे बन गए, एक ये वाला, एक ये रहा, एक ये रहा। डेरिवेशन सारी सिलेबस में है, कोई भी पूछ सकता है। नेक्स्ट आइए 6। बेटा यहाँ पे ना एक रेजोनेंस का टॉपिक आता है। रेजोनेंस, क्या रेजोनेंस आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ी? ऑर्गेनिक में? ये वो रेजोनेंस नहीं। इसका आप पहले मीनिंग समझिए। क्या आप कभी अपनी गाड़ी में एफएम चलाते हो? या घर में पहले रेडियो होता था? या अपने फोन में भी एफएम का ऑप्शन है? जब आप, अरे सुन लो, काम की चीज समझा रहा हूं। पहले हमारे 12th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था कम्युनिकेशन, है ना? उस कम्युनिकेशन में हर टीचर बड़े मजे में पढ़ाता था उसमें। क्यों? क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती थी। उसमें ये तक भी सवाल होते थे, दो कुत्ते कैसे बात करते हैं? मतलब आपस में जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके से, अरे सुन ले इधर, दो सिग्नल्स आपस में एनिमल्स के बीच में कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो उस चैप्टर में बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी, और उसमें एक एप्लीकेशन ये थी जो आप वॉकी टॉकी पढ़ते हो। वॉकी टॉकी किस तरीके से काम करता है, फोन, फोन किस तरीके से काम करता है। अब जैसे ही आप एफएम को सेट करते हो, आप नॉब घुमाते हो, नॉब, और जैसे ही एक फ्रीक्वेंसी आती है वहां पे आवाज साफ आने लग जाती है। ऐसा होता है। वो किसने बताया? एलसीआर सर्किट ने। बेटा इधर देख ले, काम की चीज समझा रहा हूं। एलसीआर सर्किट में कैपेसिटेंस, ये सी, जब आप एफएम की नॉब घुमाते हो तो किसको सेट करते हो? सी को। इसकी वैल्यू चेंज होती है, वेरिएबल कैपेसिटर। और जैसे ही सोनी टीवी फॉर एग्जांपल, जैसे पीछे पास्ट में जब तक ये केबल वेबल सैटेलाइट का ज्यादा सिस्टम इंप्रूव नहीं हुआ था, तब पहले एंटीना हुआ करते थे कि नहीं? वो एंटीना क्या करते थे, हम ऐसे एंटीना को ऊपर जाते थे, सिग्नल आया आया, ऐसे इस तरीके से देखे हैं। पहले सिग्नल होते थे, वो सिग्नल किसी एक चैनल पे नहीं आता था। जैसे मान लो जीटीवी है, जीटीवी का सिग्नल नहीं आ रहा, लेकिन सोनी टीवी पे आ रहा है। तो क्या होता था, जब हम उसको ऐसे रोटेट करते थे, रोटेट करने से हम सिग्नल कैच करते थे। और ऐसे ही यहाँ पे हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उस नोब को घुमा रहे हो तो आप क्या सेट कर रहे हो? फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है सोनी टीवी की। अब मान लीजिए 100.3 पे आए तुम, 100.3 पे आके वो उससे मैच कर गई तो सिग्नल आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ये सारी की सारी चीजें रेजोनेंस में पढ़ाई जाती हैं। रेजोनेंस एक्चुअल में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप झूला झूल रहे हो, मान लीजिए आप ऑसिलेशन आपके ये है, आपका एम्पलीट्यूड ये, अगर मान लो मैं पीछे से फोर्स लगाऊं, क्या फोर्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है? ध्यान से सुन लो चीजें, फोर्स की क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। क्या जो तुम रोटेट ऑसिलेट कर रहे थे, क्या तुम्हारी भी एक फ्रीक्वेंसी थी? यस। अगर मेरी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, क्या तुम्हारा एम्पलीट्यूड बढ़ नहीं जाएगा? यस, दैट इज द रेजोनेंस। मतलब आपको सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को बाहर की फ्रीक्वेंसी से मैच कराना है। यहाँ पे दो चीजें समझाई जाती है, रिसीवर और ट्रांसमीटर। रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, जैसे सैटेलाइट से और आपका जो टीवी है,
तो टीवी से रिसीवर, सैटेलाइट से क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये सारी चीजें इनसे बनती हैं, एलसीआर सर्किट से। तो यहाँ पे रेजोनेंस में दो सर्किट आते हैं, एक आता है सीरीज और एक आता है पैरेलल। और इस टॉपिक में एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होता है क्वालिटी फैक्टर। ये बताएगा कितना अच्छा क्वालिटी का सिग्नल वहां पे रेजोनेट हो रहा है। अगर अच्छा क्वालिटी फैक्टर हाई है तो ऑब्वियसली वहां पे रेजोनेंस अच्छा हो रहा है। चैप्टर का ओवरव्यू ये है। इसमें एक टॉपिक होता है, जनरली पढ़ा भी देते हैं और पढ़ाना भी चाहिए, इसका नाम है ओसिलेशन, एलसी ओसिलेशन बोलते हैं। मैं बाहर भगा दूंगा आपकी बात, लास्ट वार्निंग है, सारा मूड टूट जाता पढ़ाने का। एलसी ऑसिलेशन नाम समझिए, एलसी ऑसिलेशन, इसका मतलब बोलो एल में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, इसमें कितनी होती है, हाफ सीवी स्क्वायर। एक ऐसा सर्किट लेंगे जिसमें एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है। क्या होगा, पहले कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। पहले एनर्जी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। इसका मतलब एनर्जी ऑसिलेट करती रहती है। ये टॉपिक होता है, इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। सही है, तो दैट्स द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। टॉपिक नंबर 1 लिखो जल्दी फटाफट, इसको उतार, जल्दी उतारो इसको फटाफट। कल की क्लास में हम यहां तक चले जाएंगे। एक लेक्चर में इतना हो जाता है, दूसरे लेक्चर में ये दोनों हो जाते हैं, और तीसरे लेक्चर में ये पूरा हो जाता है। 3 + 2, 5 दिन लगा के चल विद न्यूमेरिकल्स। पहले अल्टरनेटिंग करंट, इसके बारे में इसकी दो डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन में 2 पॉइंट। पहला, एक ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता है, विच, साथ साथ लिख लो, विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। अब देखो इस वर्ड पे अंडरलाइन करना, अगर कोई भी चीज अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज कर रही है, उसको दिखाने के लिए पीरियोडिक फंक्शन आएगा। कौन आएगा, देयरफॉर इट नीड्स पीरियोडिक फंक्शन। कौन होता है पीरियोडिक फंक्शन, जो अपने आप को एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करे, जिसकी वैल्यू रिपीट होती है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा। बस इतना ही ध्यान रखो, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। उसके बाद मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, पर जरूरी नहीं है रहे, नीड के हिसाब से डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, यहां आइए। अब सबसे पहले हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कैसे दिखाते हैं। पहला डायग्राम, बेटा ये आई, ये टी, डन। क्या मैं इसके अंदर साइन का ग्राफ बना दूं इस तरीके से? यहां देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव का मीनिंग क्या है, डायरेक्शन चेंजेस। क्या इस इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है? यस, ये देखो यहाँ पे साइन 0, साइन 180, फिर से 0, तो ये अपनी वैल्यू को 180 है, 360 है, 360। तो यहाँ पे वापस से साइकिल शुरू हो रही है कि नहीं हो रही है? एक साइकिल, 2 साइकिल, ऐसे ही 3 साइकिल। ये कौन है, साइन वेव, इसको एसी बोल दें, साइन वेव का एसी जो हम पढ़ते हैं। सेकंड, आई टी, ये लो। क्या ये ऐसा हो सकता है? यहां पे भी तो साइकिल्स रिपीट हो रही हैं, इसको बोलते हैं बेटा स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव एसी, स्क्वायर वेव, डन। उसके बाद थर्ड, ये देखो, इसमें इसको बोलते हैं शॉर्ट टूथ, जो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, बट ये जो डायग्राम जो है ना, ये डायग्राम कई बार एग्जाम में दिखते हैं और पूछता है इनमें से बताइए कौन सा डायग्राम एसी को दिखा रहा है। तो ये, इसको बोलते हैं शॉर्टटूथ, शॉर्टटूथ एसी। ये वेव्स की फॉर्म्स हैं,
जब आप हायर क्लासेस में जाओगे आपको ये सारे के सारे लैब में जनरेट करने पड़ते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे ये सारी चीजें आएंगी। नेक्स्ट फोर्थ, आई टी चैप्टर खराब करोगे अगर नहीं देखोगे, मैं बता रहा हूं। और मेरे से अभी ये आधा सिलेबस होने के बाद किसी ने कभी पूरे साल में ना, इतने सालों में कभी सैटरडे नहीं पढ़ाया था मैंने। ये लो, ये देखिए, ये कैसी वेव नजर आ रही है भाई? ट्रायंगुलर वेव, ट्रायंगुलर वेव, ट्रायंगुलर वेव। ये सारी की सारी किसको दिखा रही है? एसी को। देखो ध्यान से, इनको पढ़ने का तरीका देखिए। ये क्या है सारे इनके? मैग्नीट्यूड। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है इसकी पीक वैल्यू है ये? मतलब यहां पे ये आई नॉट है, यानी कि पीक वैल्यू। कुछ और डायग्राम्स, दो डायग्राम और हैं। अच्छा बताना, मान लीजिए मैंने डायग्राम ऐसे बना दिया, ऐसे, आई वर्सेस टी। क्या ये एसी है क्या डीसी है? ये डीसी है। क्या है ये? क्यों डीसी है? देखो, क्या इसमें सिर्फ आपको पॉजिटिव पार्ट दिख रहा है? इसका मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज तो नहीं हो रही। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो पक्का एसी तो ये है नहीं। लेकिन फिर ये क्या है? आप इसमें देखो, क्या इसके अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं? आ रहे हैं। इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। मतलब पल्सेटिंग का मतलब पल्सेस बन रही हैं, पल्सेस, इनको पल्सेस बोलते हैं। और पल्सेटिंग का मतलब होता है फ्लक्चुएशन। लास्ट, ये लो, आज की क्लास का लास्ट डायग्राम, आई वर्सेस टी। सोच के बोलना। हाँ भाई दिव्या, देवांश बता। एसी है ये एसी है, एसी तो है ये। क्यों? क्यों? इसकी डायरेक्शन चेंज तो हो रही है, पर क्या इसका मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है? इसको बोलते हैं डैम्प्ड, डैम्प्ड एसी। यहां पे आओ, इसका मैग्नीट्यूड घट रहा है, मैग्नीट्यूड घट रहा है। क्या है ये? डैम्प एसी। कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जो एसी को दिखाते हैं, डीसी को दिखाते हैं। एसी की फ्रीक्वेंसी जीरो कभी भी, इसकी डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। डन। अब सुनिए, हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी आती है? 50। इंडिया में फ्रीक्वेंसी जो आती है वो 50 हर्ट्ज आती है। वोल्टेज कितनी आती है? और यूएसए में यही 60 होती है। और वोल्टेज कितनी आती है? 110 वोल्ट। सम फैक्ट्स आर देयर, है ना? क्या बेसिक समझ में आया? अभी मैं कल से आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी, कल एक काम करना, साइन कोस के सारे इंटीग्रेशन देख के आना। साइन ओमेगा टी मतलब साइन थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, ये सब कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।